एक्शन में यूपी पुलिस कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। प्रयागराज के बाद अमेठी में मुठभेड़ की खबर आ रही है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी आशीष घायल बताया जा रहा है। एक सिपाही भी मुठभेड़ में जख्मी हुआ बताया जा रहा है। तो यूपी पुलिस एक्शन में कई जगहों पर एक साथ कार्रवाई। प्रयागराज में मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को ढेर किया गया और उसके बाद अमेठी में भी मुठभेड़ हुई। इसमें 25,000 का इनामी आशीष घायल बताया जा रहा है। एक सिपाही भी जख्मी हुआ बताया जा रहा है। प्रयागराज में जो हुआ उसके बारे में पहले आपको बता दें। यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें मुन्ना बजरंगी गैंग के 2 शार्प शूटर ढेर कर दिए गए हैं। भदोही का खूंखार बदमाश वकील पांडे इस मुठभेड़ में मारा गया है। इसके अलावा शातिर बदमाश अमजद भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 2013 में वाराणसी जेल के डिप्टी जेलर की हत्या की थी और फिर से एक जेलर को निशाना बनाने की फिराक में थे दोनों। प्रयागराज में मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को ढेर कर दिया यूपी एसटीएफ ने। मुन्ना बजरंगी गैंग के 2 शार्प शूटर वकील पांडे और अमजद दोनों को ढेर किया गया और ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है एसटीएफ की, क्योंकि उनके निशाने पर कुछ और लोग थे आने वाले दिनों में। 2013 में वाराणसी जेल के डिप्टी जेलर की हत्या की गई थी। फिर से एक जेलर को निशाना बनाने की फिराक में थे लोग। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को यूपी पुलिस ढूंढ रही है और लखनऊ में 4 ठिकानों पर दबिश दी गई है धनंजय सिंह को पकड़ने के लिए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत हत्याकांड में धनंजय सिंह आरोपी है और धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पकड़ने के लिए दबिश दी गई। धनंजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है और पुलिस ने कई जगहों पर कानूनी नोटिस चस्पा किया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह फरार है। पुलिस दबिश दे रही जगह जगह, लेकिन कामयाबी कहीं मिल नहीं रही है। तो ऐसे में पुलिस साथ में नोटिस लेकर जा रही, जिसे घरों के बाहर चिपकाने का काम पुलिस कर रही है। जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं कि गुंडबा में एडन एनक्लेव के पास में शादियाना मैरिज हॉल पर दबिश दी गई। सुल्तानपुर रोड पर सूर्या होटल के बिल्कुल पीछे स्थित ठिकाने पर छापेमारी हुई, दबिश हुई। ऐशबाग इलाके में मालवीय नगर में दबिश दी गई। तो गोमती नगर के शारदा अपार्टमेंट में ओ ब्लॉक के फ्लैट नंबर 703 में भी दबिश दी गई, लेकिन धनंजय सिंह फरार। धनंजय सिंह की कोई जानकारी पुलिस के पास फिलहाल तो नहीं है। दबिश दी गई है, कामयाबी नहीं मिली है। और आपको एक बड़ी अपडेट दे दें, आज भी मुख्तार अंसारी मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज भी यह सुनवाई जारी रहेगी। मुख्तार को यूपी वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और उसी पर यह सुनवाई हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी गई थी। मुख्तार को दिल्ली भेजने को कहा गया था। आज भी यह सुनवाई जारी रहेगी और यह बहुत दिलचस्प देखना कि सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है इस सुनवाई के बाद। क्या वो यूपी सरकार की याचिका को स्वीकार कर लेता है या पंजाब सरकार के तर्कों को स्वीकार करता है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुख्तार अंसारी मामले में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। यूपी पुलिस गई तो थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के साथ नहीं भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस गई है कि मुख्तार अंसारी को क्यों नहीं भेजा जा रहा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, अविनाश तिवारी और अनुभव शुक्ला। अविनाश हमारे साथ दिल्ली से हैं, अनुभव लखनऊ से हैं। पहले हम दिल्ली चलेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अविनाश के पास। अविनाश, कब सुनवाई आज शुरू होगी और कल जो कुछ हुआ था उसको भी संक्षेप में हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं। देखिए राजेंद्र, कल 3 महत्वपूर्ण बात हुई थी। सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ शब्दों में कहा था कि मुख्तार अंसारी सिर्फ और सिर्फ कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और पंजाब सरकार पूरा उसको समर्थन कर रही है, क्योंकि जिन कारणों का हवाला दिया जा रहा है, जिन बीमारियों का हवाला दिया जा रहा है, वो अमूमन हर व्यक्ति को रहता है। इसलिए लिहाजा मुख्तार अंसारी को अब पंजाब से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी ने साफ कहा था कि मुख्तार अंसारी को जान का खतरा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश सरकार जिस
तरीके से, गलत तरीके से इनकाउंटर कर रही है, इससे मुख्तार अंसारी के भी इनकाउंटर हो सकता है। लिहाजा मुख्तार अंसारी के तमाम सारे केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, मुख्तार अंसारी को भी दिल्ली की जेल में रखा जाए और पूरा ट्रायल दिल्ली के अंदर हो, ना कि यूपी के अंदर हो। वहीं अगर बात करें तो पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने साफ तौर पर कहा था कि वो कानूनी प्रक्रिया को अपना रहे हैं, ना कि वो किसी आरोपी का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने मुख्तार अंसारी का पक्ष ना लेने की बात कही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो आज फिर से पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे अपनी दलील रखेंगे कि आखिर क्यों मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से पंजाब के रोपड़ जेल में है और ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा है और आगे किस तरीके से इस पर कार्रवाई करेगी पंजाब सरकार, इसको लेकर वो अपनी दलील रखेंगे। तो वही सॉलिसिटर जनरल की कोशिश होगी कि मुख्तार अंसारी को आज ये आदेश दिलाया जा सके कि उसको रोपड़ जेल से यूपी लाया जा सके। तकरीबन 12 बजे करीब ये सुनवाई होगी, जहां पे उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे सकता है। जी अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुभव भी हमारे साथ है। अनुभव, बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, अब यूपी पुलिस को कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन एक सवाल ये जो लोगों के जहन में भी है कि जब यूपी की जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, तो वो पंजाब की जेल कैसे चला गया? यानी कि पहले यूपी पुलिस के पास था तो यूपी पुलिस ने कस्टडी दी होगी, पहले क्यों दिया गया और अब कोर्ट जाना पड़ रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कुछ समय पहले क्या होता था, अगर हम आपको राजीव बताएं, जब विधानसभा का सत्र चलता था तो मुख्तार अंसारी बाकायदा यहाँ आता था और पुलिस की प्रोटेक्शन में आता था और विधानसभा में रहता था, मिलता था, घूमता था, गैलरी में जाता था, सदन में रहता था। पर जब बीजेपी सरकार आई 2017 में, उसके बाद एक शासनादेश पास किया और ये कहा कि ऐसे जो अपराधी जेल में बंद हैं, जिन पर गंभीर मामले हैं, भले ही वो विधायक हो, उनको सेशन के दौरान, सत्र के दौरान भी विधानसभा में नहीं लाया जाएगा। यहीं से मुख्तार अंसारी की दिक्कतें शुरू हो गई। पहले वो सत्र के दौरान आता था और 20 दिन 25 दिन का सत्र चलता था, आराम से बैठा रहता था, उसके लोग वहाँ मिलते थे उससे। पर जब से ये शासनादेश आया उसके लिए और मुश्किल बढ़ी। फिर जिस तरीके से लगातार अपराधियों को लेकर इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, उससे मुख्तार अंसारी को और फिर मुन्ना बजरंगी की जिस तरह जेल में हत्या हुई, उसके बाद से उसे ये लगा कि शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। पंजाब में एक बहुत पुराना मामला था जहां एक व्यापारी से 60 लाख की रंगदारी मांगी थी। उस मामले में उसने खुद अपने लोगों का संपर्क करके खुद को वहाँ वो शिफ्ट कराया। उस मामले को फिर से उजागर किया गया, उस मामले पर फिर से जो पुलिस की कार्रवाई थी वो शुरू हुई। और अब जिस तरीके से लगातार दलील दी जा रही है कोर्ट में कि वो उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसको ये बीमारी है, उस पर साफ तौर पर हमने उत्तर प्रदेश में जब सरकार के जो मंत्री उनसे पूछा, चाहे और जानकारों से पूछा, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो पंजाब की जेल है वहाँ पर जो इलाज दिया जा रहा है वही इलाज उत्तर प्रदेश की जेलों में भी किया जा सकता है। यहाँ पर उससे कोई कमी नहीं है इलाज करने में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। और उत्तर प्रदेश में भी अब हम कहें तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार सियासत जारी है। कल हमने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, उसका हाथ तो हमेशा से अपराधियों भ्रष्टाचारियों के साथ रहा है। तो जो कदम हम कहें या जिस तरीके से पंजाब सरकार एक अपराधी के बचाव में उतर आई है और खुद वहाँ पंजाब में किस तरीके से जो अब वो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कमेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा और सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणियां करेगा, फैसला देगा, उसी से ये राजनीतिक बयानबाजी की दिशा भी तय हो जाएगी कि कौन कितनी ठोस राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है और किसका आधार कितना मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका अनुभव हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और सवाल हमारे सामने खड़ा है, हाथरस कांड का मुख्य आरोपी कहां है? 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। मामले में अब तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, और ये तब जब एडीजी ने इलाके के 1 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर दिया है इस मुख्य आरोपी को पकड़ने पर। और इस खबर पर नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अपराधी घूम रहा है, यहाँ पुलिस इनामी राशि बढ़ाए जा रही है, गिरफ्तारी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कितनी टीमें बनाए गए, कहां उन टीमों ने दबिश दी है, और क्या दूसरे राज्यों से कांटेक्ट किया जा रहा है कि यूपी में नहीं है तो कहीं दूसरे राज्य चला गया हो, क्या क्या किया जा रहा है? देखिए राजीव, पूरे इस प्रकरण में, हाथरस प्रकरण में अलीगढ़ रेंज की 5 टीमें लगी हुई हैं और जो मुख्य आरोपी है, जो छेड़छाड़ पीड़िता के पिता का हत्या का जो मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा,
उसकी जो इनामी राशि है वो एडीजी जोन राजीव कृष्णा ने बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में जो बाकी जो अन्य नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें रोहताश है, निखिल है और ललित है, वो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अब एक तरफ इनामी राशि बढ़ा दी गई है, लगातार दबिशें दी जा रही हैं और पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अभियुक्ता ने, पीड़िता ने जो बयान जारी करके कहा है कि जिस समय उसके पिता को गोली मारी गई थी और उसने स्थानीय चौकी पर फोन किया था और वहां से मदद मांगी गई थी और वहां जो दरोगा धर्मेंद्र ने ये बोला था कि आप 112 नंबर पर कॉल करके वहां से पुलिस बुलाइए। तो इस पूरे मामले में एडीजी जोन राजीव कृष्णा अपने स्तर से उन्होंने जांच करा रहे हैं और आईजी रेंज अलीगढ़ पीयूष मोडिया को इसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, उनको जांच अधिकारी नामित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो। प्रियंका गांधी ने इस पूरी घटना पर ट्वीट करके लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है और कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से सितंबर महीने में पिछले साल भूलगढ़ी प्रकरण हाथरस का देखने को मिला था और अब एक बार फिर से छेड़छाड़, बिल्कुल ठीक है आपने, नितिन की हाथरस फिर से सुर्खियों में आ गया है और फिर से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध अत्याचार हो रहे हैं उसी बात को लेकर सुर्खियों में है। और हाथरस ने फिर से आयुध, फिर से अस्त्र दिए हैं विपक्ष के नेताओं के हाथ में सरकार पर चलाने के लिए। बिल्कुल भी ठीक आपने, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इन जानकारियों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन। आज सदन में विभागीय बजट पेश किया जाएगा। आज हो सकता है सारे विभागों का बजट भी पेश हो जाए। कल बजट पर विधानसभा में चर्चा हुई। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, वो हमें बताएंगे कि किन विभागों का बजट आज प्रस्तुत हो सकता है या क्या सारे विभागों का बजट प्रस्तुत होगा आज ही। अनुभव, इसके लिए क्या सारे विभागों के मंत्रियों का पोर्टफोलियो जिनके पास हैं उन सब का सदन में रहना आवश्यक होता है और क्या बारी बारी से ये सभी लोग अपने अपने विभागों का बजट जो उन्हें आवंटित किया गया है उसके बारे में बताते हैं और सामने रखते हैं कि वो क्या करने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी से, तब ये तय हुआ था कि ये जो पूरा बजट सत्र रहेगा ये 10 मार्च तक चलेगा। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बजट सत्र आज या कल जो है वो समाप्त किया जा सकता है, यानी उसे अनिश्चित काल के लिए सत्र का समापन हो सकता है। तो ऐसे में अब बजट पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी सामान्य बजट के बाद जो विभागीय बजट है वो पेश होने हैं और जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन सभी विभागों के अलग अलग बजट पेश किए जाते हैं और उसे भी पारित कराया जाता है। पहले हमने ये देखा है कि जो विभाग के बजट होते थे वो एक दिन में 3 विभागों के, एक दिन में 4 विभागों के, ऐसे वो बजट पेश किए जाते थे। पर जब सत्र छोटा होता है तो क्या करते हैं, सरकार ये करती है कि एक साथ ही सारे विभागों का बजट पेश कर देती है कि 7 विभाग के लिए इतने बजट, इतने 1000 करोड़ का बजट, जल शक्ति के लिए इतने 1000 करोड़ का बजट, एक साथ वो पेश करके उसे पारित करा लेते हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कुछ विभागों का बजट आज जो है वो पेश कराया जाएगा और कुछ जो विभागीय बजट है उन्हें हो सकता है कि अगर सदन की कार्रवाई कल भी चलेगी तो उन्हें कल वो पास कराकर उसे पारित कराया जाए। लेकिन जब बजट आते विभागों के तो विपक्ष एक कट मोशन लाता है, यानी वो अपनी तरफ से एक प्रस्ताव लाता है कि इस विभाग में जो पैसा पहले लौटता वो खर्चा नहीं हुआ या फिर इसमें जितना पैसा दिया गया है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे शून्य कर दिया जाए। ये एक परंपरा है, जहाँ पर सरकार विभागीय बजट पेश कराती है तो विपक्ष जो है वो कट मोशन लाता है। पर चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि सेशन जो 10 तारीख तक चलना था, हो सकता है कि उसे आज या कल समाप्त कर दिया जाए, इसीलिए एक साथ ही सारे विभागों का बजट आज पारित कराया जा सकता है। जी अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज विभागीय और विभागवार बजट पेश किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है नाच और यहां पर खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे सीएम। केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। गोरखपुर का दौरा है सीएम का और इस बीच में वो खाद कारखाने का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे और उनके साथ में इस वक्त मौजूद होंगे केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा। गोरखपुर खाद कारखाने के नए प्लांट का लोकार्पण किया जा सकता है और खुद प्रधानमंत्री लोकार्पण कर सकते हैं इसके नए प्लांट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में इसका लोकार्पण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे खाद कारखाना पहुंचेंगे, जहां पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे, निरीक्षण करेंगे।
सीधा गोरखपुर चलते हैं। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त सीधा कनेक्ट है। नीरज, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के वहां पहुंचने से पहले, तो क्या तैयारियां देख रहे हैं आप इन दोनों के आने से पहले वहां पर? देखिए राजेंद्र, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और उनके साथ में केंद्रीय उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लगभग 11 बजे उनको खाद कारखाने पहुंचना है। और साल 2016 में जब प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था, जो नए प्लांट का उन्होंने घोषणा की थी, तो एक खुशी की लहर लोगों के अंदर आ गई थी। क्योंकि जब साल 1990 में ये खाद कारखाना बंद हुआ तो एक मायूसी छा गई थी और एक तरह से देखा जाए तो किसानों के चेहरे भी मायूस हो गए थे। लेकिन एक फिर से नई शुरुआत हुई और लगातार खाद कारखाने और शुगर मिलों को जो खोलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसी क्रम में अब जुलाई में जल्द ही इसका लोकार्पण करना है। प्रधानमंत्री के हाथों इसका शुभारंभ होगा और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें निरीक्षण करने आ रहे हैं। और केंद्रीय उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी उनके साथ हैं कि जल्दी से जल्दी जो अधिकारी हैं उनके निर्देश पर जल्दी से जल्दी ये काम जो है पूरा कर लिया जाए, ताकि इसका शुभारंभ जल्द से जल्द जुलाई में प्रधानमंत्री के हाथों हो सके। और इस दौरान लगभग 2 घंटे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा वहाँ पर रहेंगे। और जो नया प्लांट है, मशीनें हैं, और उसके अलावा जो रबर डैम है जो कोरिया निर्मित है 28 करोड़ की लागत से, वो उसको देखेंगे और लगभग 2 घंटे निरीक्षण करेंगे। आप बता रहे हैं और तैयारियां भी पुख्ता हैं। बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। आगे बढ़ते हैं और खबर बरेली से, जहां पर पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल के लोको डीजल शेड के स्क्रैप में भीषण आग लगे और आग से रेलवे का लाखों का स्क्रैप जलकर राख हो गया। देर रात आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और आग लगने की वजह से अभी तक खुलासा हो नहीं पाया कि आग किन कारणों से लगी। गनीमत यह रही कि डीजल शेड में कर्मचारियों की सूझबूझ की वजह से इंजन बच गए। हम देखने आए, जब देखी हमने अभी गाड़ी आगे बढ़ेगी ना तभी हो पाएगा। और अब तस्वीरें मथुरा की, वहां पर वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के चुंगी चौराहे पर मौजूद कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई और उसको बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ये देखिए आप तस्वीरें मथुरा, यहाँ पर कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी और देखिए उसे कैसे बुझाने की कोशिश की जा रही थी। ये चुंगी चौराहे पर मौजूद कपड़े का शोरूम। अब बात बहराइच की, यहां पर भी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, घरों में आग लगी और 2 ग्रामीणों के घर जलकर खाक हो गए आग। और इस आग में घर का लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आसपास के ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आप जलते हुए इन घरों को देखिए, आप उस परिवार की बेचैनी समझ सकते हैं, उसके दर्द को समझ सकते हैं जिन्होंने मेहनत मशक्कत कर ये घर बनाया होगा और वो घर धो धो कर वो अपनी आंखों के सामने जलता देख रहे हैं और फायर ब्रिगेड भी दूर दूर तक नहीं। शॉर्ट सर्किट के चलते आशंका है कि घर में आग लगी होगी और बताया जा रहा है कि जो सामान था घर के भीतर वो एग्जैक्ट कितने का था वो तो जांच का विषय है, आकलन किया जाएगा अभी, लेकिन कहा जा रहा है कि लाखों का सामान। बुरी तरह से आग लगी हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है और इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक। 3 तस्वीरें बरेली, मथुरा और बहराइच की, और तीनों ही जगहों पर भीषण अग्निकांड। काफ़ी नुकसान इस वजह से आग लगने के कारण 3 अलग अलग शहरों में अग्निकांड, बरेली, मथुरा और बहराइच, तीनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आप बैठ के वहाँ खड़े बात कर रहे थे, मुझे देखी बहुत रोशनी हो रही है यार। हाँ तो हम देखने आए, जब देखी